गुड इवनिंग चिल्ड्रन। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करा है केमिकल काइनेटिक्स। 2 लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर। मजा आ रहा होगा आपको लेसन में। लेसन बहुत सिंपल सा लेसन है, सिंपल कैलकुलेशन है प्लस माइनस की, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं केमिकल रिएक्शन पर अपना इंपैक्ट डालने वाले। फैक्टर नंबर 1 है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोपोर्शनल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है? जितना ज्यादा रिएक्टेंट का आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे उतना ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लोगे उतना रैपिडली जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कंज्यूम होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सही है। बोर्ड में आज तक नहीं पूछा है। नंबर 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां बोलता है टेम्परेचर प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। किसका? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का। और अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा दे विल कोलाइड ऑन ईच अदर क्विकली, और जब वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ क्विकली तो दे कैन इजीली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम यहां आता है कि हमने कई बार क्लास 11th में पढ़ा है, इवन हम सॉल्यूशन में पढ़ के आए हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, एंडोथर्मिक का बढ़ाने पर बढ़ेगा। यहां क्या प्रॉब्लम है? इस चैप्टर में एक थियोरी है, वो है आर्हेनियस थियोरी। आर्हेनियस थियोरी बहुत हाईली एडवांस थियोरी है रेट ऑफ रिएक्शन का। उसके बेस पर जो लेटेस्ट थियोरी वो बोलती है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक्सो एंडोथर्मिक कंडीशंस को जनरली इग्नोर करती है। वो बोलती है कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए ताकि आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर अटैक करें और अटैक करके क्या हो? रिएक्शन को स्टार्ट करें। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बिना टेम्परेचर दिए या बिना एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के नो वन रिएक्शन कैन बी हैपन। सही भी है। सही क्यों है? देखिए अगर एनर्जी होगा ही नहीं तो विल ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम आगे इस थ्योरी बाद में। आगे आता है सरफेस एरिया। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला पॉइंट है। अब पूछते कैसे? देखिए आपके पास पाउडर चारकोल है, ये मैंने जिसने मुझसे 11th क्लास पढ़ी है, मैंने 11th में भी कराया है, और आपके पास चारकोल का पीस है बड़ा होगा। कौन जल्दी बर्न होगा? करा हुआ है आपने? कौन जल्दी बर्न होगा? बर्न होगा आपका चारकोल पाउडर। क्यों बर्न होगा चारकोल पाउडर? बिकॉज चारकोल पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्लियर? और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से मोर मॉलिक्यूल्स कम्स इन कांटेक्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो ये बोर्ड में आने वाला पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कैटलिस्ट देखिए, कैटलिस्ट डालोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सही है। हम कई बार क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी सही है, बट डिफाइंड डेफिनेशन क्या है? 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक होता है कैटलिस्ट और एक होता है आपका पॉइजन। पॉइजन होता है कैटलिस्ट का अपोजिट। ऐसे केमिकल्स या ऐसे मटेरियल जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं दे आर कॉल्ड पॉइजन। ये पढ़ोगे आप सरफेस केमिस्ट्री में, पढ़ेंगे हम डिटेल पूरा, है ना। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट प्रोपोर्शनल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और चीज, ये इस साल आया 2020 का पेपर देखिए आप बोर्ड का उठाकर, और 19 का, यहां से क्वेश्चन आया है। व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन नॉट चेंज। मतलब डेल्टा जी नॉट चेंज का मतलब कैटलिस्ट डालने पर अगर कोई रिएक्शन रुका हुआ है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन अपने आप चलने नहीं लगेगा। मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, है ना। अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला
चलती हुई रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? बिकॉज कैटलिस्ट चेंज पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट चेंज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं हो पर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कोई रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, पर आपने उस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला, नथिंग विल हैपन। मतलब कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। कैटलिस्ट किस पर अपना रोल प्ले करता है? ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर। इसीलिए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th का। अगर आपकी 11th वीक भी है तो जैसे से मैं 11th के लेक्चर पढ़ाऊंगा आप मुझे बोल दीजिए, मैं लेक्चर आपको डालता चला जाऊंगा 11th के, है ना, लिंक। तो अपना 11th भी सॉलिड कर लीजिए आप, है ना। बढ़ते अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है रेट एक्सप्रेशन। लेक्चर केमिस्ट्री के बहुत ध्यान से सुनना आप, क्योंकि बुक से ज्यादा आपको सुनना है। या बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्लियर नहीं होंगी अगर आप सुनोगे नहीं ध्यान से। अब ध्यान सुनिए इस पॉइंट को। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है तो आपने अभी तक क्या करा? आपने केमिकल इक्वेशन के बेस पर कैलकुलेट करा है। आपने क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल माइनस dN2 अपॉन dt। आपने लिखा -1/3 dH2 अपॉन dt और लिखा आपने 1/2 dNH3, ये लिखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो टर्म है, क्या हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखकर निकालें या एक्सपेरिमेंटल निकालें? सुन लो ध्यान से। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट वी कैन फाइंड आउट ओनली विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के प्लेस पर या इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, दिस वन इज जनरली अ थ्योरेटिकल डेटा। मतलब इसको देखकर आप जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे ये ओनली आपको थ्योरेटिकल वैल्यू देगा। मतलब दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सुनो ध्यान से और करते हैं। अब जैसे आपने लिखा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, N2 इज रिएक्टिंग विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और क्या बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब ये जरूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन में कि एट द सेम टाइम आपका N2 3H2 से रिएक्शन करे। कैसे प्रूव करोगे कि 3 हाइड्रोजन N2 के साथ रिएक्शन कर रहा है? आप बोलोगे सर हम तो ऐसे ही पढ़ के आ रहे हैं 10th में, हमने तो ऐसे ही पढ़ा था N2 + 3H2 2NH3। आपको पढ़ाया था 10th में, 11th में भी पढ़ाया होगा, मैं नहीं पढ़ाया होगा। हमने क्यों लिखा 3H2? क्यों लिखा 3H2? ओनली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस क्यों करते हैं? टू फॉलो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट व्हाट इज द प्रूफ कि ये रिएक्शन इसी फॉर्म में होता है? हो सकता है कि N2 के साथ ओनली 1H2 रिएक्शन करता हो सकता है कि 2N2 10H2 के साथ रिएक्शन करते हो। बिकॉज हम जो थ्योरेटिकली चीजें देखते हैं बुक में, दीज आर सम टाइम एंटायरली डिफरेंट देन प्रैक्टिकल वैल्यू। आपने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर, आपने कैलकुलेट करा डेल्टा टीबी पाई का वैल्यू, डेल्टा टीएफ का वैल्यू। बाद में जाके क्या हुआ? वेंट ऑफ ने पूरा वाइप आउट कर दिया। तो आपने क्या लगाया? वेंट ऑफ फैक्टर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप इस इक्वेशन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, ये ओनली आपको थियोरिटिकल वैल्यू देगा, ओनली थियोरिटिकल। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वैल्यू। ये प्रैक्टिकल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। दिस वन इज ओनली अ थियोरिटिकल रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं? जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आपके लैब में मूव कर रहा है, चल रहा है, टेस्ट ट्यूब में है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह की अलग कंडीशंस हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या है? आपने केमिकल भरे हुए हैं,
हो सकता है कोटा की कंडीशंस अलग हो सकता है एंटार्क्टिका की कंडीशंस अलग हो सकता है केमिकल इम्प्योर हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। तो जब आप किसी प्रैक्टिकल कंडीशन में केमिकल रिएक्शन को करते हो, उस केस में वी नीड टू फाइंड आउट प्रैक्टिकल केमिकल रिएक्शन, सॉरी प्रैक्टिकल रेट ऑफ रिएक्शन। प्रैक्टिकली किसी केमिकल रिएक्शन का रेट हम निकालते हैं इस मेथड से, इसको बोलते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। कैसे निकालते हैं बताता हूं, बढ़ते हैं आगे। देखिए रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ क्या है, प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, सही है। ये देखो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में। कई बार आपसे बोलेगा केमिकल रिएक्शन को देकर कि कैलकुलेट करिए रेट ऑफ रिएक्शन, आपने करे भी है न्यूमेरिकल्स। कई बार आपको प्रैक्टिकल वाली रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कराएगा, तो आपको चीजें अगर क्लियर होंगी तो यू कैन इजीली हैंडल और यू विल स्कोर बेटर मार्क्स। अभी क्या हो रहा है, टेस्ट जो आप देते हैं स्टूडेंट्स तो आप 45-48 के आसपास हैं 12th में, बट टेस्ट कितने देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं टोटल आपके 27-28। लेकिन जो टेस्ट दे रहा है आप देखिए मार्क्स किसी के कम नहीं आ रहे हैं। अभी मैंने टेस्ट लिया आपका प्रीवियस 2 चैप्टर का लिया मैंने आपका, मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 25 20 है, 20 से कम किसी के नहीं है। मतलब ये टेस्ट वही दे रहा है जिसको मतलब ढंग से अपना करना है अच्छा, बाकी फिर चलिए अपना अपना वो है सोच। बढ़ते हैं रेट लॉ देखिए आप, रेट लॉ क्या बोलता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट रेज टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एन। ये एन क्या है, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सही है। अब अगर आपको अपने मन से बना के लिखना है डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू दी पावर एन, एंड एन इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट which takes part in a chemical reaction actually। सुन लो मेरा वर्ड, मतलब ये जो n है, n क्या है, n उन रिएक्टेंट के मोल्स का नंबर है जो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहां ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूला को इस पर इंप्लीमेंट करूं इक्वेशन पर, तो आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं के, और ये क्या हो जाएगा n2 की पावर 1 और h2 की पावर 3। ये अगर जनरल फॉर्म बोले आपसे लिखिए तो आप लिख दीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, ये जो n है, ये n की वैल्यू आपसे पूछता है। तो अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू 1 + 3 = 4। लेकिन वो पूछता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, वो पूछता है प्रैक्टिकली क्या है। तो प्रैक्टिकली n की वैल्यू 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सही है। ये n की वैल्यू 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए ये मैंने खोला, रेट इक्वल के क्या है, रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं हम, के इक्वल रेट कांस्टेंट, ये के है, बताऊंगा क्या होता है ये। अब जैसे आपने लिखा 1 और 3, 1 मार्क में आता है, लिख दिया आपने, बट ये लिखा किसको देखकर, आपने लिखा किसको देखकर, केमिकल इक्वेशन को देखकर। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है ये n की वैल्यू 4 आ भी जाए ना भी आए। अगर कुछ किस्मत सही हुई तो कोइंसिडेंटली हो सकता है 4 आ जाए, और अगर एक्सपेरिमेंट करके आपने निकाल के देखा तो हो सकता है 4 ना भी आए। जनरली 99% केसेस में n की वैल्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। कैसे नहीं करती मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल आप आगे इस चैप्टर में, सही है। तो अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है प्रैक्टिकली, तो आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, इसको बोलते हैं रेट लॉ। बढ़ते हैं आगे, देखिए आपने 2 टॉपिक पढ़े, पहला पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन और अभी पढ़ा आपने रेट लॉ। सीबीएसई क्या करता है कि जनरली
ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है बीच में से, मतलब कुछ नया करने के लिए। जैसे आपने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस नंबर 1 सबसे बड़ा वाला, रेट लॉ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंडीशंस, रेट ऑफ रिएक्शन टोटली बेस्ड ऑन थियोरिटिकल डेटा। देखिए रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। रेट लॉ में हम ओनली डिस्कस करते हैं किसको, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को, ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ये। एंड रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट। लिखते हो ना N2 1/2 और 1/3 इक्वल NH3, वो सब वाला काम। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुन लो मेरा वर्ड, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करती है किस पर, ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। मेरे अकॉर्डिंग एक डिफरेंस आता है कोई भी, तो जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए, है ना बेटा। चलते हैं आगे। देखिए एक और छोटा सा टॉपिक है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सही है। अब ऑर्डर क्या होती है, हम जनरली केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जैसे 10th में करते हैं ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स इन सारी चीजों को नहीं मानती है। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शंस की कैटेगरीज होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 1/2 ऑर्डर रिएक्शन। सही है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस की कैटेगरीज को हम ऑर्डर बोलते हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको रिएक्शंस की कैटेगरीज देखनी है तो कैटेगरीज बताने वाली चीज है। अब होता क्या है ऑर्डर, देखिए अगर सिंपल बोले तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स क्या बोलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ये लिखोगे और आप ये सोचेंगे आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको मिलेगा एग ऑमलेट बनाने के लिए। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन ये नहीं है। आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सुना है वर्ड, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सुना है नाम ये, मतलब कितने मोल पार्टिसिपेट करते हैं, ये है। सो सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ रेट लॉ। आपको रेट लॉ लिखना है। अगर आपने रेट लॉ के प्लेस पर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, मामला पूरा खत्म है, जीरो है। आप जैसे ही रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ लिखते ही वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सही है। अब जैसे मैंने ये देखा आपको, ये रिएक्शन, और मैंने लिखा रेट लॉ N2 का पावर x H2 का पावर y। कुछ बोलेंगे सर बड़े आप नए नए काम कर रहे हो, x के प्लेस में 1 लिख दो, y के प्लेस में 3 लिख दो। अब यहां से एक ब्रिलियंट और एक, आगे बोलना जरूरी नहीं है, वो लाइन अलग हो जाती है। ब्रिलियंट क्या सोचेगा, उसका दिमाग क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जैसे आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आपका ये क्लियर होना चाहिए। ब्रिलियंट क्या सोचेगा, हाँ सही है, सर ने यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा, y के प्लेस में 3 क्यों नहीं लिखा, उसे पता है क्यों नहीं लिखा मैंने। लेकिन जो ऑर्डिनरी हो क्या सोचेगा,
अरे यार x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3 आगे मजे 4 है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये x और y का वैल्यू कैसे निकालोगे आप निकालोगे एक्सपेरिमेंट करके। तो मतलब क्या है, ये x प्लस वाई का वैल्यू 4 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है आपके एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के बेस पर। मतलब अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू डू केमिकल एक्सपेरिमेंट। केमिकल इक्वेशन को देखकर आप ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सही बेटा? तो ये आज का वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। 5 मार्क का चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। जनरली स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं इस चैप्टर में, और आईआईटी एडवांस और मेन का बहुत बैकबोन चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से आपके। एक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आईआईटी एडवांस के लिए, और एक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? बाकी बातें करते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।